अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। Goosebumps, stunned and lost of words, because I am sitting in front of a man who's himself the king of words. कल रात को जब मैं इस शो की स्क्रिप्टिंग करने बैठा था, तो करीब 12 बजे मैंने आपका इंस्टाग्राम खोला और आपको सुनना स्टार्ट किया। That's not the ideal time to open my फिर जब अगली बार घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। आंखों में आंसू थे, होठों पे हंसी थी। मुझे भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है सिर्फ एक इंसान की आवाज से हो रहा है, वो है जय सिंह समाज। कौन है जय सिंह? कैसा दिखता है जय सिंह? कुछ नहीं पता था, बट एक आवाज थी जो सीधा यहाँ आके लगती थी। सच कहूँ तो आपके बारे में लिखने बैठा तो शब्द शायद शर्मा जाएंगे। इससे पहले मेरी आंखों में आंसू आए, हम खुद ही थम जाएंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ओल्ड स्कूल बास्टर्ड, वीर सिंह जिंदाबाद, इन नामों के पीछे की कहानी क्या है? शॉर्ट में कहूं तो जय सिंह सिवाच, आपकी कहानी क्या है? सवाल पे ताली नहीं बजानी होती है। जब मेरा ये मानना है और बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप घर बनाते हो तो पहले उसकी नींव तैयार होती है। अगर वो नींव मजबूत होगी तो वो घर बड़ा होगा। तो जो वीर सिंह जिंदाबाद है वो जय सिंह की नींव है। वीर सिंह जिंदाबाद एक बहुत पुरानी कहानी होती थी, जो बचपन में होता है ना कि जैसे आज जहाँ मैं बैठा हूँ ऐसे ही हमारी दादी बैठी होती थी और वो ये स्टेज है, वहाँ पे एक खाट होती थी और खाट के सामने ज़मीन पे हम बच्चे बैठे होते थे। तो वीर सिंह की एक कहानी होती थी जो दादी बताया करती थी, और उसमें कहानी में एंड में क्या होता था कि वीर सिंह जीत जाता था। और वो कैसे जीतता था, किस तरीके से जीतता था, ज़िंदगी में क्या उलझने आती थी, कितनी बार गिरता था, कितनी बार उठता था, उसके बारे में होती थी। और बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि मे बी दैट स्टोरी दैट आवर ग्रैंड मदर इज टेलिंग अस is 15 years down the line or 20 years down the line will prove to be the story of our life. And when जब उस तरीके की मुश्किलें, उस तरीके की कठिनाइयाँ जब आपके जीवन में आने लग जाती हैं, आपको वो कहानी जो आप इतने सालों से भूल चुके हैं फिर से याद आती है कि अरे उस कहानी में ऐसा हुआ था, उस कहानी में जब वो किरदार था वो इस जगह पे था, तो उस कहानी में वो ऐसे करता है, मुझे अपनी ज़िंदगी में वैसे ही करना चाहिए। तो वीर सिंह जिंदाबाद जो करता था जय सिंह आज तक ट्राई कर रहा है। तो जय सिंह वहाँ से शुरू हुआ कहानी। मैं मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ और उसके बाद वही किया जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज किया। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको एक्सपोजर नहीं दिया जाता है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर यू गेट hacking seminars, you get computer networking certifications. That is the exposure you get. And then all of a sudden when you are thrown into an environment of corporate, that entire environment seems alien to you, क्योंकि वहाँ पे exposure का मतलब कुछ और है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। तो जब वो लोग आपसे बात करते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता, you start feeling inferior, आपके अंदर एक inferiority complex आ जाता है। उस कॉम्प्लेक्स से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, वो ये होता है कि इंसान की जो सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने की जो मुहिम होती है ज़िंदगी की, वो इंसान कहीं ना कहीं से तो सीखता है। तो वो फिर से आपको वो कहानी याद आती है कि वो किस तरीके से जीता है। तो मैं इतना कहानियों से बना हूँ कि मेरे को कॉर्पोरेट ज़िंदगी कभी समझ नहीं आई। और 2.5 साल के बाद जब एक दिन मैनेजर ने कुछ बदतमीज़ी करी तो मैं भी बदतमीज़ी कर गया उसके साथ और मैं निकल गया कॉर्पोरेट से। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। और उसके बाद द बेस्ट थिंग दैट आई जस्ट सेड दैट दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। आई डिडंट नो व्हाट आई वांट,
आई डेंट नो व्हाट आई वांटेड फ्रॉम लाइफ, मुझे लाइफ में क्या करना था, पर मुझे ये पता था कि ये नहीं करना है। और उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद भी काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो अगर मैं सारी कहानी अभी बता दूंगा तो फिर आगे का सेशन नहीं हो पाएगा। तो पूछते रहते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा पूरी कहानी आगे क्या हुआ। यहाँ तक आ गए हैं, जॉब छोड़ दिया सर। मोहब्बत जिंदाबाद, क्या है ये मोहब्बत जिंदाबाद, कुछ इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मोहब्बत जिंदाबाद इज नथिंग बट स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप्स। जब आप, ये शो एक्चुअली में होना नहीं था, कभी लाइफ में होना नहीं था। ये शो अगर हुआ तो एक दोस्त की वजह से हुआ, और मेरा दिल से ये मानना है कि जो आपके दोस्त हैं वो आपके स्कूल लाइफ में बन चुके हैं। कॉलेज में आपके दोस्त हैं, पर जिंदगी जब आगे चल के अपना फिल्टर लगाएगी तो नहीं रुकेंगे, फिर स्कूल के दोस्त आएंगे फिर से घूम के जिंदगी में। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत परेशान था एक दिन, तो अपने दोस्त को, उसको पता था कि मुझे स्टार्टिंग से स्टेज पे जाने का बड़ा शौक है, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है स्टेज पे जाना, और सबसे बड़ा शौक भी। तो मैंने उस दिन, एक दिन रात को, उसको 7:30 बज रहे थे, 15 मई 2022, 7:30 रात के। मैं उसके पास गया, जिंदगी से हारा हुआ, थका हुआ। मैंने बोला मुझे इंडिया जाना है। बोलता क्यों जाना है इंडिया? मैंने बोला मुझे स्टेज शो करना है। बोलता टिकट करा ली? मैंने बोला नहीं। बोलता मैं कराता हूँ। 1:30 बजे 16 मई, डेट चेंज हो चुकी है। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और मेरे सामने मेरा एक दोस्त खड़ा था जो मुझे ये कह रहा था, शो किए बिना वापस मत आना, एक शो करके आना चाहिए पर तू किए बिना वापस मत आना, तेरे को तेरा जवाब मिल जाएगा। मोहब्बत जिंदाबाद इज अ स्टोरी अबाउट दैट गाय। मोहब्बत जिंदाबाद इज अ स्टोरी अबाउट माई ग्रैंडमदर जो हमें कहानियां सुनाया करती थी। मोहब्बत जिंदाबाद इज अ स्टोरी ऑफ माई फादर जिनसे मैंने काफी साल तक बात नहीं करी थी। मोहब्बत जिंदाबाद इज अ स्टोरी ऑफ माई ब्रदर। So it's all about all those people that in the process of growing up I ignored, but eventually life ऐसे घूम के आई कि मुझे इनकी अहमियत पता चली। तो this is my, tribute to all those people. That is what Mohabbat Zindabad is, because every relationship is based on love. सर जैसा कि हम सब जानते हैं 2020 में आप ऑस्ट्रेलिया में थे, और फिर इसका गेन कम करेंगे और थोड़ा सा बेस कम करेंगे तो ये फीडबैक नहीं आएगा। थैंक यू सर। सर जैसे कि हम सब जानते हैं 2020 में आप ऑस्ट्रेलिया में थे, और फिर उसके बाद आप इंडिया आए एंड यू बिकेम अ लेजेंड इन द वर्ल्ड ऑफ राइटर्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑफन लोग अर्ली सक्सेस को लक या किस्मत का नाम दे देते हैं, बट वो इसके पीछे की हजारों रातों की स्ट्रगल्स, आंसू और हार्डवर्क पर ध्यान नहीं देते। तो क्या आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस? जी बिल्कुल। एंड जो ओवरनाइट सक्सेस होती है ना, जो आजकल हम कह देते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, हम कह देते हैं कि भाई इसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, ये एक रात में फेमस हो गया। हम लोग ये ओवरलुक कर देते हैं कि उस एक रात के पीछे हजारों रातें हैं जिन रातों को वो सोया नहीं है। मतलब वो वाली बात है कि अगर आंसुओं की कीमत होती ना तो मेरा तकिया आज करोड़ों का होता। तो जब इंसान मतलब आप ये सोचो, पहला वॉइस ओवर जब किया था 2011 में था, 2011 में आप लोग सेकंड थर्ड में होंगे उस टाइम। नहीं चलो ज्यादा थोड़ा आगे, मैं एज नहीं पता लगाना चाह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों कि यू माइट बी इन योर स्कूल और समवेयर, राइट? दैट इज व्हेन आई डिड माय फर्स्ट वॉइस ओवर। द नेम ऑफ द वॉइस ओवर वाज इमोशंस ऑफ अ टर्बुलेंट माइंड। द पोम वाज कि पंछी है तो उड़ जा, खोल अपने पंख जरा तो जी जा, डरता क्यों है जिंदगी से तू, जब मौत ने ठुकराया है तुझे जिंदगी ने भी अपनाया है तुझे। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है मैंने माशाल्लाह क्या खूबसूरत चीज लिख दी है। आज मैं उसको पढ़ता हूँ, मैंने बोला क्या बकवास लिखा था तुमने, बट at that point of time it felt special, right? And that is when this idea came up कि मैं अपने लोगों को ये भेजता। उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था,
तो और टेक्स्ट मैसेज पे 160 की लिमिट होती थी और पापा रिचार्ज करवाते थे, तो टेक्स्ट मैसेज सिर्फ गर्लफ्रेंड को करना है, अगर दोस्त को कर दिया तो वेस्ट हो गया। पर पोइट्री लिखी तो दोस्तों को भेजनी है, अब ये वर्ड लिमिट से ज़्यादा है तो 2-2 मैसेज कट रहे हैं हर उसके, एक मैसेज आप भेज रहे हो तो 2-2 मैसेजेस में जा रहे हैं और उसके बाद लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो यू आर लाइक यार ये मेरी पोइट्री तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। फिर मेरे भाई के दिमाग में आइडिया आया, बोलते हैं इसको रिकॉर्ड करके लोगों को भेजते हैं, तो हमने रिकॉर्ड किया, उसको सीडी पे बर्न किया। उस टाइम पे एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का म्यूजिक हमने अपनी पोइट्री के पीछे लगाया और हम पापा पॉकेट मनी देते थे उस टाइम पे 400 रुपए की हमने सिर्फ सीडीज खरीदी थी और हम कॉलेज में ऐसे बांटते थे, यार सुन के बताना, यार सुन के बताना, यार सुन के बताना। That is when I did my first voice over 2011. Then I stopped writing for 3 years. 2014 में भी कुछ वॉइस ओवर्स किए जिनका नाम था पाखी और उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके दरमियान क्या हो रहा है कि लाइफ अप्स एंड डाउन्स खेल रही है मेरे साथ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो विच एक जो 20-22 साल का बच्चा होता है उसको हैंडल करना नहीं आता, उसको समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी के इस पड़ाव से मैं कैसे लड़ूँ, तो वो लॉस्ट है, तो उसने लिखना छोड़ दिया। उसकी जो जब ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, सबसे पहले आपकी रूह आपसे भागती है, जब आपको लड़ना नहीं आता, और जब आपकी रूह होती है ना तो उसके बाद आपकी हॉबीज़ निकल गई, सब निकल गया, खत्म हो गया इंसान। तो वो सब पूरा तो लिखा नहीं जा रहा था। 2020 में भी एक पड़ाव आया जहाँ पे वही फैसला आया, दोबारा ज़िंदगी ने वही वही बाजी खेली और इस बारी वो बाजी से हर बारी तो मैं हारता आया था, इस बारी मैंने बोला कि हारना नहीं है। मैं लिखता गया, मैंने अपने जो सारे इमोशंस थे सारे, मतलब and since I'm in a college and you are all young people, I would like to talk about mental health. जब mental health के issues मेरे साथ होने लगे तब लिखना छूट जाता था हर बार। इस बार जब mental health का issue दोबारा आया घूम के जिंदगी में तो लिखता रहा। That became my mechanism of coping up. और मैं लिखता रहा, मैं वेंट आउट करता रहा, इंस्टाग्राम पे डालता रहा, क्योंकि 2011 में मुझे ये लगता था कि अगर लिख के डालेगा तो कोई सुनेगा नहीं, पर अगर तू इसमें म्यूजिक डालेगा तो सब सुन लेंगे। Being a camera shy person, I cannot face the camera. I can look everywhere but the camera. तो वो सारे इश्यूज आने लग गए, तो मैंने बॉलीवुड के सीन्स उसमें डालने लग गया। फिर people started liking it, and when people start liking it, when people discover something new, तो उसके साथ आपके साथ एक नए लोग जुड़ने लग जाते हैं। ये नए लोग वो होते हैं जो आपको 2011 से नहीं जानते। वो कहते हैं कि अरे इसके तो 100,000 फॉलोअर्स हैं, ये तो फेमस है, पर वो 100,000 फॉलोअर्स आने तक का भी तो उसका एक सफर रहा है। और वो जो इतने सालों तक मेहनत की है, वो जो अगर काम में आप लोगों को परफेक्शन दिखती है मेरे वॉइस ओवर में, अगर आपको लगता है कि जय के वॉइस ओवर में कुछ तो अलग है, वो अलग ये है कि मैं वॉइस ओवर बीट पे करता हूँ, मैं रिदम में करता हूँ। उस परफेक्शन तक आने वक्त लगा है, और वो वक्त था वो 12 साल का जो मैंने उसको दिया। तो वो मशहूरियत तो इंसान कैसे भी कमा लेगा, परफेक्शन कैसे कमाओगे? तो वो है कि वो उस सफ़र तक आते आते बहुत ऐसी रातें गुजरी हैं जहाँ पे ये मन किया है कि सब छोड़ छाड़ के सब खत्म हो जाए, फिर अगले दिन सुबह उठ के उसी दिमाग से फिर लड़े हैं खुद से। सबसे बड़ी लड़ाई मेरी खुद से रही है कि मैं खुद से रहा हूँ। अगर कोई मुझसे आज भी पूछता है कि 5 साल बाद क्या करना है, बोला 5 साल के बाद भी कंपटीशन मैं ही हूँ। जो मैं कल था मुझे आज कल से बेहतर होना है, एंड दैट इज इट। कंपनी में, इंडस्ट्री में किसी से कंपटीशन नहीं करता, मेरा खुद से, मेरे को अपने काम को बड़ा करना है, दैट्स इट। कि कल को कोई आए कि हाँ जैसे का काम होता है, हाँ यार उस लड़के में कुछ तो बात है। वो जो बात होती है ना कि कुछ तो बात है, वो कुछ तो ही फर्क है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि वो कुछ तो क्या है। वो कुछ तो है, वो 11 साल 12 साल जो मैंने मेहनत कर ली, वो फर्क है। जिस इंसान को मैं इतने टाइम से महसूस कर रहा हूँ, आज ऐसा लग रहा है मैं उस इंसान को जी रहा हूँ। मतलब पता नहीं कैसे गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को सुन कर ही आपको। It's my pleasure interacting with young people here. मेरे को जो आता है मैं सब देता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अभी अपना इंडिया टूर खत्म किया आपने, तो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? क्या आप उससे रिलेटेड कुछ अब शेयर करना चाहिए? पहली बात तो टूर खत्म नहीं हुआ, दिल्ली NCR अभी बचा है। अरे आ रहा हूँ मैं
2 लोगों को तो ऑलरेडी मैंने टिकट्स बेच दिए बट इंडिया टूर वाज समथिंग आई टोल्ड यू राइट आई वाज एट द एयरपोर्ट एंड आई वाज एट द एयरपोर्ट every time you get on stage I told you that stage is my worst fear and something that I wanted the most, my worst fear and my dream, and they both are interlinked. अगर आपके कुछ ख्वाब होता है, कोई सपना होता है, गालिब साहब जब कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कदम, क्यों निकलता है उनका कदम? क्योंकि वो अपनी हर ख्वाहिश से, हर ख्वाब से भी डरते हैं। उस ख्वाहिश, उस ख्वाब को हार जाने से डरते हैं। तो मैं भी उस ख्वाब को हार जाने से डरता हूँ। तो हर बार जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज बंदा यहाँ पे देखने आया है तो वो मुझसे कुछ सीख के चला जाए, और फिर डर लगता है कि अगर ये आज यहाँ से कुछ सीख के नहीं गया तो मैं ज़िंदगी में हार जाऊँगा। तो वह जब आप स्टेज पे जाते हो और जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है वहाँ पे, और आप ये सोचते हो कि ये वही लड़का है जो तकिए पे सर रख के रो रहा था, ये वही लड़का है जो एयरपोर्ट पे था, तो ये जो सफ़र रहा इतनी देर का, वो एक ख्वाब जैसा लगता है। और फिर एक नया डर आता है कि ये ख्वाब टूट ना जाए। एक इंसान के डर, दिल में एक डर होता है, एक उम्मीद होती है, तो कभी डर उम्मीद से नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो ख्वाब टूट जाएगा। तो वो एक बहुत सरियल फीलिंग होती है, एक ऐसी, मतलब शायद पापा हमेशा कहते थे कि जब तेरे बच्चे होंगे तुझे पता चलेगा। तो शायद ये मोहब्बत जिंदाबाद मेरा बच्चा है, और वो जो डर जो है ना वो महसूस होता है कि इसको कुछ ना हो जाए। हर रोज़ इसकी परवरिश करते हैं कि अरे नहीं यार ये बात ऐसे थी ना तो इसको और बेटर कर सकते हैं, यार लाइटिंग में हल्का सा इसको ऐसे कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट गिविंग एन एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस कि आप जब कुछ कर रहे हैं उस काम में परफेक्शन आपको चाहिए। तो मोहब्बत जिंदाबाद एक वो चंडीगढ़ का शो था। चंडीगढ़ के शो पे जाते ही सबसे पहली लाइन ये थी मेरी, एंड दिस केम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैं बोला आज मैं ये शो स्टार्ट करने से डर रहा हूँ। पहली बात इसलिए क्योंकि 1988 में पापा ने अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस, पहली एक मूवी की इनैक्टमेंट थिएटर था कुछ, तो वो वहाँ पे देखा था, और पापा ने जहाँ पे अपना पहला देखा था वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मैं नर्वस था। और उस दिन स्टेज पे जाते मैंने ये बोला कि आज मैं शो स्टार्ट करने से डर रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म भी होगा। तो मैं चाहता नहीं कि ये ख़त्म हो आज की रात, ये चलने दे। तो वो मोहब्बत जिंदाबाद एक ऐसी फीलिंग है, इट्स लो, पीपल हैव ट्राइड टू पुट इट इन अ जॉनरा कि ये इज दिस स्टैंड अप कॉमेडी, इज इट स्पोकन वर्ड, व्हाट इज इट, वी डोंट नो व्हाट इट इज। कि मतलब लोग पूछते हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद क्या है, और सामने से कोई और बंदा आके कह देता है कि मोहब्बत जिंदाबाद, तो मोहब्बत जिंदाबाद है। तो वो एक आपने एक अलग चीज बना दी है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ तो ये कुछ तो है, ये वही है, वही जादू है भाई, जादू है। हाँ, मैगस कहता हूँ ऐसे, जादू का रेशा। सर, जय सिंह is the name of inspiration, hope, and just pure love and nothing else. Through this stage, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को और जो लाइव हमें अभी सुनेंगे? मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, आई कैन गिव अ टेड टॉक यहाँ पे बैठे बैठे, बट बात यह है कि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे भाई। अगर, और मैं ना बहुत अभी चाहता तो मैं वैसे भी बड़े अदब से बात कर सकता हूँ, मुझे आती है अदब से बात करनी, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए, पर मैं आप लोगों के साथ खुल के बात करना चाहता हूँ, बहुत फ्रैंकली होकर बात करना चाहता हूँ। तो मेरी बात ऐसी है, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। ज़िंदगी तुम्हें लगेगा कि भैया बहुत मस्त मक्खन चल रही है, उठा के ऐसे फेंक के मारेगी, तुम उठ नहीं पाओगे। और फिर आएगा समाज आएगा, तुम गिरे हुए तुम्हारे ऊपर पैर रख देगा, बोलते उठ के दिखा, और उसके बाद तुम उठ नहीं पाओगे, तुम बोलोगे यार हमसे कुछ हो नहीं रहा है, राइट। तो उस वक्त पे हारना नहीं है। पापा एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, बोलते हैं जो दिन होते हैं हाथ की उंगलियों जैसे होते हैं, कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। तो अगर आज गिरे हुए तो शायद कल उठ जाओ, कुछ नहीं पता होता, बट यू हैव टू कंटिन्यू यू नो ऑन द पाथ दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। अगर आपको मूवी बनानी है, अच्छी मूवी बनाओ। और अगर सबसे बड़ा दुश्मन होती है द डिजायर टू सीक वैलिडेशन, सबसे बड़ी दुश्मन होती है आपकी। तो जब आप कुछ लिख रहे हैं, मैंने आज तक लिख के कभी किसी से ये नहीं पूछा कि भाई कैसा लगा तेरे को,
अगर मेरे को अच्छा लगा है तो उसके बारे में मैं कभी किसी से नहीं पूछूंगा, वो मेरे दिल के करीब हो जाएगा, वो अच्छा है। वैलिडेशन सीख करना बंद कर दो। अगर किसी ने अच्छी वैलिडेशन नहीं दी तो तुम्हें हर्ट होगा, यू विल बी लाइक यार मैंने तो इतने दिल से लिखा था और अब मुझे दर्द हो रहा है। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2 कि लाइफ में से ट्राई करना, कोशिश करना कि जितने व्हाट इफ्स हैं वो एलिमिनेट कर सको। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आके अभी 17 मई को मेरी सालगिरह हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, तो वो दिस 1 year हैज बीन जस्ट मी ट्राइंग टू एलिमिनेट द व्हाट इफ्स इन माय लाइफ। व्हाट इफ अगर मैं स्टेज शो कर देता, व्हाट इफ अगर मैंने टैगोर में परफॉर्म कर दिया होता, व्हाट इफ अगर मैं इंडिया चला जाता, तो वो सारे व्हाट इफ्स मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ ताकि आगे की लाइफ मेरी आसान हो। एंड इट्स ऑल लिंक टू मेंटल हेल्थ। कल को जाके मैं ये ना सोचूं कि यार मैं ये कर देता तो क्या होता। तो वो वही वाली बात है। और कोई भी आके तुम्हें ये बोले कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तो उसको बस एक बात कह देना कि तुम मुझे क्या बताओगे, मैं कौन हूँ, मैं खुद नहीं जानता मैं क्या हूँ। सीधी सी बात। और एक वो बड़ी प्यारी हाल ही में लिखी है मैंने, और वो ये है कि मैं जिस मिट्टी का बना हूँ वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं, कि मैं जिस मिट्टी का बना हूँ वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं जो टूट कर बिखर जाए, ऐसी मेरी भी हस्ती नहीं। तो मैं जिस मिट्टी का बना हूँ वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं जो टूट कर बिखर जाए, ऐसी मेरी भी हस्ती नहीं। मैं ज़मीन पर बैठा हूँ तो मुझे बैठा रहने दे या खुदा, घर उठ गया तो तेरे आसमान की ऊंचाई भी इतनी ऊंची नहीं। खुद पर जरूर करो, अपने काम पर जरूर रखो, सब हो जाएगा। सर जैसे कि हम सब यहाँ मौजूद हैं, हम सबकी लाइफ में एक मोमेंट आता है जब हम एकदम अंदर से टूट जाते हैं। सबके लाइफ में एक ना एक मोमेंट है, तो कुछ उस मोमेंट के लिए या कुछ उसको ओवरकम करने के लिए, आई थिंक जब आप टूट के बिखर जाते हो तो वो आपके बनने का स्टेप 1 होता है। मतलब आपने पहला स्टेप ले लिया, मैं ऐसे मानता हूँ। और इट हैज बीन अ जर्नी टू रियलाइज दिस। जब पहले टूट के बिखर जाते थे हम लोग बोलते हैं यार शिट लाइफ खत्म हो गई। अब जब टूट के बिखरते ना तो लाइफ में, अभी आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, अगर आज मेरे को लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ हर्डल आ गई है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को पता है कि आज नहीं तो परसों समझ आ जाएगा। कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, क्योंकि यू हैव टू थिंक ओवर इट। अगर आप आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कल आपने डिसीजन ले लिया तो वो इंपल्सिव हो जाता है। कई बार वो उल्टा इट बैकफायर्स। गिव इट टाइम, थिंक ओवर इट। जब आप बिखर गए हो ना, जब आप बिखर गए हो, यू आर अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अब आप बहुत कुछ कर सकते हो। दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक कि जब मैं बिखरा, अब क्या ही कर लोगे मेरे साथ, आप ऐसा अब क्या कर सकते हो मेरे साथ जो मुझे नुकसान दे सके। हाँ, अब यहां से मैं जो करूंगा वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। जब इंसान गिरा हुआ होता है ना, उससे ताकतवर कोई चीज नहीं होती। कि मुझे 2 इतनी उलझने के जीतने में जान लगे, दैट इज द होल पॉइंट। कि मुझे 2 इतनी उलझने के जीतने में जान लगे, और फिर जब जीत लिखूं तो पूरा आसमान लगे। क्योंकि आप जब तक आप टूटोगे नहीं ना, तब तक आप जो चाहते हो उसकी अहमियत आपको समझ नहीं आएगी। दैट इज माई जर्नी। I started working as a cleaner in Australia. पहली बारी मेरा एक जो कॉन्ट्रैक्टर था, he was a Korean and he took me to the supermarket. रात को सुबह 1 बजे मेरी शिफ्ट चालू होती थी, 8:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी, सुबह 10:30 बजे मेरी क्लास होती थी जो मैं अटेंड करता था। That is how I used to live. और जब मैं उस जॉब पे गया ना पहले दिन, तो he took me to the toilets. वो मुझे काम सिखा रहा था कि आपको टॉयलेट साफ करनी है। And when we opened the toilet seat, somebody had a party. तो वो, and that day when I was cleaning the toilet ना, that day I think when I pressed that flush का button ना after cleaning it, I think I flushed my entitlement उसके साथ। कि मैं एक ऑफिसर का बच्चा था जो टॉयलेट साफ कर रहा है। मेरी डिग्री डिस्टिंक्शन की थी, मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूँ। मैं 16 लाख का फ्रेशर्स का पैकेज था मेरा, मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, पर मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उस दिन। अगले दिन जब गया, सबसे पहले जाके टॉयलेट साफ करी, क्योंकि सबसे गंदा काम मेरे को वो लगता था। मैंने बोला अगर सबसे गंदा काम मैं कर दूंगा ना सबसे पहले, तो सबसे बाकी का जो काम है ना वो आसान हो जाएगा। नहीं तो जब मैं बाकी का काम कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे टॉयलेट भी साफ करनी है, तो मैं सबसे पहले जाके वो करता था और फिर मैं टॉयलेट साफ करता था। और जब मैं टॉयलेट साफ करने लग गया तो कॉलेज में बंदे बोलते कि अरे तू तो क्लीनर है। मैं बोला हाँ मैं क्लीनर हूँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें।
प्रॉब्लम क्या है उसमें? आई एम स्टिल अर्निंग राइट. मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी 2 रोटी कमा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी से कम्पीट थोड़ी कर रहा हूँ. क्लीनर बने तो वहाँ से फिर मैं थोड़ा ताकतवर सा हो गया कि मेरे को एज अ क्लीनर खुद को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई. फिर अगली जॉब मिली तो 2 जॉब्स थी मेरे पास. मैं या तो फ्यूल स्टेशन पे काम कर सकता था या मैं क्लीनर बन सकता था. अगेन क्लीनर बना, फिर एक और क्लीनर बना, एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लीनर बना. गवर्नमेंट ऑफिस से क्लीनर बना तो वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं मेंटल हेल्थ के. नहीं यार स्टेज शो करना है, ये करना वो करना. एक दिन डिसाइड किया था बहुत पहले, एक्चुअली इंडिया आने से 1 साल पहले डिसाइड किया था. 22 अक्टूबर की बात है, वो डेट्स भी याद है. 22 अक्टूबर 2021 की बात है. मैंने अपनी 22 अक्टूबर 2020 की बात है. मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गवर्नमेंट क्लीनिंग वाली जो जॉब थी उससे रिजाइन कर दूंगा. तो मेरी जो गवर्नमेंट ऑफिस की जो मैनेजर थी वो मेरे पास आई, वो मेरे को कहती है कि आई डोंट वांट यू टू गो. आई बोला बट आई वांट टू. बोलती अगर मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज इंटरव्यू दे दो, हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी. एंड उनका मेरे ऊपर कर्ज था, उन्होंने बहुत प्यार दिया था मुझे, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता था. मैंने वो इंटरव्यू दिया, 7 राउंड हुए, क्रैक्ड इट. क्लीनर लाइसेंसिंग ऑफिसर and the only licensing officer on a temporary visa in Australia. 1 साल वहां पे काम किया, वो जॉब छूट गई बिकॉज वीजा में कुछ इशू आ गया. फिर क्लीनर, क्योंकि अब क्लीनर से डर नहीं लगता ना, उससे तो कुछ हो नहीं सकता उससे ज्यादा तो मेरे साथ. फिर क्लीनर बने, फिर स्टेज शो किया. आज से दिल से आज भी क्लीनर ही हूँ मैं. मेरे को पता है कि मैं, हाँ अगर घर में कुछ इशू आ जाता है सफाई का. मेरा एक फ्रेंड था, उसकी गाड़ी गंदी हो गई, कहता यार ये गाड़ी साफ करानी है. मैंने बोला ये वैसे नहीं जाएगी, तेरे को इसमें स्टीम क्लीनिंग करवानी पड़ेगी. बोलते तेरे को कैसे पता? मैंने बोला बस पता है. तो वो एक इंसान, जब आप मिट्टी से जुड़ जाओगे ना, जब वहाँ से चले जाओगे, जब एकदम बिखर के एकदम नीचे चले जाओगे, तो ऊपर का सब समझ आने लग जाएगा. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द स्ट्रगल. सर क्या आप अपना कोई भी फेवरेट या जो आपके दिल के सबसे करीब हो वो पीस आप हमें अपनी आवाज़ में अब लाइव सुनाएंगे? और इसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है. आपका स्टेज है, आपका हमेशा से रहा है, आपकी माइक है, आपका माइक हमेशा से रहा है, ऑडियंस आपकी है. आप जो एक मेरे को पूरी याद नहीं है पर मुझे बहुत खूबसूरत सी लगती है वो. उस पोइट्री का नाम है, ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ तो आई एम रियली सॉरी, सिगरेट नाम है उसका. और इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ के. मुझे वो होता है कि आप मेंटल हेल्थ को आप इतना इग्नोर कर देते हो, और आप जब आप उदास हो तो लोग कहते हैं कि बात कर. कई बार नहीं होता यार मन बात करने का, तो मुझे प्रेशराइज मत करो. उसमें एक परमिशन बहुत ज़रूरी होती है. तो परमिशन के बारे में मैंने लिखा था कि मैं पास बैठूं तुम्हारे अगर तुम चाहो, कि मैं पास बैठूं तुम्हारे अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तुम्हारा राज कोई सुन ना ले. कि मैं पास बैठूं तुम्हारे अगर तुम चाहो तुम्हारा राज कोई सुन ना ले. मैं एक हर्फ लिखूंगा कागज पर और रोक दूंगा सांसें वक्त की, और फिर बना दूंगा धूप को तुम्हारे जीने की आराइश. आराइश मतलब होता है सजावट. कि बना दूंगा धूप को तुम्हारे जीने की आराइश. तुम फरमाइश तो करो. एंड इट्स ऑल अबाउट आस्किंग द अदर पर्सन दैट डू आई हैव योर परमिशन. और एक और थी बड़े उसमें लिखी थी, समझ जाओगे क्या इमोशन है. कि इश्क में हम हारे सो हारे, हमें हरा कर तुम तो जीत गए होते. कि हमने चैन खोया सो खोया, हमने नींद खोई सो खोई, हमें जगा कर तुम तो सो गए होते. एक वो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है प्लीज. एक वो चांद फितरत से मजबूर रहा, वो एक तुम मिल सको तो मिल लेना वाली, ये दो प्लीज. एक वो है कि चांद फितरत से मजबूर रहा. कि कई बार इंसान होता है आपकी ज़िंदगी में होकर भी नहीं होता, तो आप कहते हो कि चांद फितरत से मजबूर रहा, पास होकर भी दूर रहा. कि हम तेरे शहर में आए हैं और तेरी याद लापता है. ये दिल को दर्द है कि दवा है, पता तो चलो. और दूसरी ये थी कि कभी मिल सको तो मिल लेना. कि कभी मिल सको तो मिल लेना, कुछ कह सको तो कह देना. कि कभी मिल सको तो मिल लेना, कुछ कह सको तो कह देना. मैं जी नहीं पाया जुदा होकर तुमसे, तुम जी सको तो जी लेना. और मैं सर आपको यही कहना चाहूँगा कि हर पन्ना हर हर्फ मोहब्बत,
मानो ऐसी एक गजल हो तुम, कभी मिल सको तो मिल लेना, कुछ कह सको तो कह देना, मैं जी नहीं पाऊंगा जुदा होकर तुमसे, तुम जी सको तो जी लेना। थैंक यू वेरी मच। Now we'll open the stage. We'll open the dice for questions from the dice. So if Rohit, so he's a very big fan of yours. इसने मेरे को बहुत पहले से बोला हुआ था. So हाथ कांप रहे हैं. So honestly, sir, मतलब I really don't admire celebrities or anyone, but I adore you a lot. So when I was feeling low, when I was at my lowest, I used to listen to Paki. I used to every single time. It's okay, we'll just ignore that you said fuck constants. Who's the teacher here? You were not here. We didn't see you. Just overwhelmed. Every single time I used to listen to Paki. I just want to hug you. I don't want to ask you anything. I just want to hug you. So sweet. Any other questions from the audience? I would absolutely love if you guys ask me questions. I would love to answer. हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, बैठ के पूछ लीजिए। हाँ, मैं समीर तिवारी, BJMC सेकेंड सेमेस्टर से। आपने कहा ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द स्ट्रगल, ठीक है? ये आप आज कह रहे हैं जब शायद आपके सामने चीज़ें सुलझी हुई हैं, लेकिन अब बात करें जब आप 22 साल के थे या सबसे पहले जो आपने पोएट्री अपनी लिखी थी, तब अपने आप को संजो कर रखना मुश्किल होता है, आपने खुद बताया। तो क्या वो वीर सिंह की कहानियाँ थी या फिर फैमिली मेंबर्स का, मतलब जैसे आपने दादी जी के बारे में बताया था, वो था, या आपने कैसे अपने आप को उस वक्त में मेंटल स्ट्रगल से संजो कर रखा, उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको ऊपर 3 पिन्ड पोस्ट मिलेंगे। उसमें एक पोस्ट मिलेगी जिसमें मैंने पिंक कलर की वेस्ट पहनी थी। उसमें उस दिन मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, और उस दिन भी एक आपको नीचे जाएंगे तो एक पोस्ट मिलेगी जब मैं डिलीवरी ड्राइवर बन के काम कर रहा था, और पीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है उसमें, और उसमें मैंने उसकी ये बात है, उस वक्त की ये बात है, उस वीडियो में कही हुई ये बात है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द स्ट्रगल। एक पूरे हालात में ये बात कही थी, क्योंकि मैंने एक और बात कही है कि उम्मीद बहुत ज़रूरी होती है। अगर इंसान में उम्मीद नहीं है तो इंसान ख़त्म हो जाएगा, एक खोखला कंकाल हो जाता है और सिर्फ हड्डियाँ आवाज़ करती हैं। तो उम्मीद आपको छोड़नी नहीं है। आज मैं जहाँ हूँ ना, आज मैं जहाँ हूँ, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। आपके लिए ये सक्सेस होगी, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे खास आदमी बनना है, उसमें फ़र्क है। अगर 40 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे 400 नहीं चाहिए, मुझे 40 चाहिए, पर 40 लोगों के सामने मुझे खास बनना है, बड़ा नहीं। तो जो आपकी डेफिनेशन है ना जो सक्सेस की, वो आपकी डेफिनेशन होगी। अगर मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो मेरी मंजिल पे पहुंच जाओगे, फिर मंजिल पे तो पहुंच जाओगे, फिर बोलोगे ये मंजिल तो मेरी थी नहीं। तो अगर आप जो ये कह रहे हैं, जो स्ट्रगल वाली जो आपने बात कही है, वो आपकी लाइफ का मोटो होना चाहिए। और जब मैं बिखरा हुआ था, मैंने अपने आप को कैसे संजोया, तो वो सिर्फ मेरे पास और कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी उम्मीद थी कि एक दिन ये हो जाएगा। और जब आप इस उम्मीद पे चलते रहते हो ना, चलते रहते हो, आपको पता नहीं चल रहा होता है, पर आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो। That hard work doesn't feel like hard work, it feels like process, and that is how you define your success. तो सर दूसरा सवाल बस पूछना चाहूँगा कि जय सिंह को हम सुनते हैं, जय सिंह अगर उर्दू में गुफ्तगू करें तो क्या ही बात है। आप मुझे बताएं कि आपकी शब्दावली उर्दू में आपने कैसे होल्ड ऑन की, क्योंकि हम सारे जो शायद बिगिनर हैं राइटर्स, उर्दू में सबको सुनना बहुत पसंद है, मतलब बहुत सुंदर भी भाषा है। कैसे अपना शब्दावली ठीक करें उर्दू में? शब्दावली ठीक करने का मेरा प्रोसेस ये रहा था कि मैंने पढ़ा बहुत, और हमारे में क्या था ना कि हम बचपन में भी थे तो हम चलते फिरते बड़ा सुन लेते थे। रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हो रहा था, आई वाज वेरी यंग, आई थिंक 9 or 10 years old। एनुअल डे फंक्शन में सब बॉलीवुड के गाने गा रहे थे। मैं स्टेज पे गया और मैंने बोला कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। मेरे को ये नहीं पता था कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, पर मेरे को ये पता था कि ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई। और उस टाइम फैज़ अहमद फैज़ साहब नहीं थे, उस टाइम था फैज़ की लिखी हुई, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था फैज़ अहमद फैज़ का है कौन।
बचपन में सुनता रहा। बड़े होके मेरी लाइफ में एक ऐसा शख्स आया जिसने मुझे जिंदा रख लिया, वो है राहत इंदौरी साहब। उनका एक शेर पढ़ा, मैं बताता हूँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ। उनका एक शेर था कि शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, तूफानों से कोई कह दे औकात में रहे। क्या बात। तो ये जब शेर सुना उसके बाद इंटरेस्ट जागा राहत इंदौरी साहब के उसमें। फिर पढ़ा कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तो राहत इंदौरी साहब में इंटरेस्ट जागा। फिर और राइटर्स को पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ता गया। मैंने बोला ना कि जब आप कुछ कर रहे होंगे दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हार्ड वर्क फील नहीं होता। मैंने इतना पढ़ लिया कि एक दिन कहीं तो मैं था और बोलना ये था कि कल रात को मैंने एक सपना देखा, जाके बोला है कल रात को मैंने एक ख्वाब देखा। वो डिफरेंस आ गया था। धीरे धीरे मैं किसी जज्बात से भरा हुआ था, नहीं, मैं किसी जज्बात से लबरेज था। तो वो चीज़ें बदलने लग गई। तो जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। बहर ये मीटर क्या होता है लिखाएगा, ये सब बात की बातें हैं, पहले पढ़ो। तो पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज। हाय सर। Hi. सर आपका बहुत सारा कंटेंट सिचुएशंस, इमोशंस, ह्यूमंस पे बेस्ड है। मोर लाइक मैं आपसे एक साइकेट्रिस्ट की तरह बात करूँगी, लाइक इफ़ यू आर बीइंग माय साइकेट्रिस्ट, टॉक टू मी, हेल्प मी आउट। कॉलेज में व्हेन वी टॉक वी मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। चाहे हम स्कूल टाइम में फिर भी मोस्टली पीपल आर लाइक 10-10 साल सेम स्कूल, इवन आई एम लाइक दैट। College में we meet a lot of new people with a new psyche, we know new perspectives. कुछ लोग होते हैं जो stick around कर जाते हैं, we really like them, they are our constants that we say, right? कुछ लोग होते हैं that we had a great bond with, sometimes it just breaks off, हो जाता है because we are in a phase कि जहाँ पे it's not constant, कि हम हमेशा हर चीज़ को उतना deeply नहीं सोचते, तो होता है कि हाँ बस लड़ाई हो गई अब बात नहीं हो रही टाइप वाला situation. So sir, आई एम ऑलवेज स्टक इन दैट थिंग कि जैसे एक होता है ना कि आप उसको इग्नोर करें पर्पसली, आपको पता है यू गेटिंग हर्ट बाय देयर प्रेजेंस, यू नो दैट यू इग्नोरिंग, बट देन देयर इज ऑल्सो अ स्टेट कि अच्छा आप ऊपर उड़ गए हो, अब नाउ आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट पर्सन। इन योर हार्ट यू नो दैट यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन ऑन पर्पस, शोइंग दैट यू आर बीइंग अफेक्टेड। तो कि ऐसी सिचुएशन दैट कैसे परे होना है ऐसी चीज़ों से, लाइक टू डील विद इमोशंस इन दैट वे। तो आप ये सोचें कि आप एक दरख्त हैं, दरख्त मतलब एक पेड़, एक वृक्ष। तो आप एक दरख्त हैं। कुछ लोग आएंगे आपकी जिंदगी में धूप की तरह, पत्तों पे गिरेगी, काम होगा, गायब हो जाएंगे। कुछ लोग आएंगे आपकी जिंदगी में मिट्टी की तरह, इस पेड़ की मिट्टी की तरह, जड़ें पकड़ के रखेंगे जिंदगी भर। अब वो मिट्टी है या पानी है, मिट्टी है या धूप है, वो आपको डिसाइड करना है। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा ये मानता हूं, इट इज नेवर रॉन्ग टू फील एनीथिंग। अगर आप रोना चाह रहे हैं तो आप रो लो, अगर आप हंसना चाह रहे हैं आप हंस लो, अगर आप उस चीज के डिनायल में रहेंगे तो वो गलत है। जब आप खुल के किसी शो में जाते हो, स्टैंड अप कॉमेडी के, खुल के हंसते हो ना, तो खुल के रोने में क्या बुराई है? Where did all this taboo come from? तो अगर आपको किसी चीज को प्रेजेंस में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इट इज योर आउटमोस्ट राइट टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन विदाउट फीलिंग गिल्टी. Yes, it is only human that you will go back and you will feel bad about it, but it's okay because you were not happy in that place. So give yourself that leeway कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो हाँ मैं वहां नहीं हूं. अगर आप खुश नहीं है फिर भी आप वहां, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, तो आप किसी और के साथ तो सही क्या ही करेंगे. जस्ट कीप दैट इन योर माइंड. मैं हमेशा ये दिमाग में रखता हूँ ये बात. थैंक यू सर. Let them ask. It's okay. Yeah. वैसे बोल दो, सुनाई दे जाएगा मुझे.
इंतज़ार कर रहे उसका भले वो ना मिले, इंतज़ार कर रहे उसका भले वो ना मिले, शुक्र करते हैं कि उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट से मेरा दिल खिले। खैर छोड़ो, तुम्हें तो जाना है कहीं दूर, मेरे इस नादां दिल से दूर जाने में कहाँ तुम पर फर्क दिखे, इंतज़ार कर रहे उसका भले वो ना मिले। My feedback on this, आपको अच्छा लगा? तो बस अच्छा। वही मैंने कहा कि आउटसाइड वैलिडेशन पे आप कभी ना जाएं, वो आपको खा जाएगी। आपका बेस्ट शो भी बहुत खराब शो हो जाएगा अगर आप आउटसाइड वैलिडेशन पे चले गए, तो मत जाओ। अच्छा लग रहा है ना? द एंटायर थिंग इज कि आपने ये लिख दिया, आपको बहुत अच्छा लग गया, तो आपको रोकना नहीं है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और एक दिन माशाल्लाह एक दिन गजल लिखो, मजा आ जाएगा।